नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे आज के इस बेहद खास और दिलचस्प पॉडकास्ट एपिसोड में, जहां हम इंसानी दिमाग और उसके व्यवहार की गहराइयों में गोता लगाने वाले हैं। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह हम सबके जीवन से, हमारी रोजमर्रा की उलझनों से, हमारी सफलताओं और विफलताओं से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। आज हम बात करेंगे इंसानों को समझने की कला पर, यानी व्यावहारिक मनोविज्ञान पर। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि हम स्कूल और कॉलेज में बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, गणित सीखते हैं, विज्ञान सीखते हैं, इतिहास के पन्ने पलटते हैं। लेकिन जो सबसे जरूरी विषय है, यानी इंसानों को कैसे समझा जाए, उनके साथ कैसे व्यवहार किया जाए, वह हमें कोई नहीं सिखाता। हम अक्सर यह मान लेते हैं कि जीवन हमें खुद ही सब कुछ सिखा देगा, लेकिन बिना किसी सही मार्गदर्शन के जीवन की पाठशाला में इंसान बहुत सी ठोकरें खाता है। फ्रांस के मशहूर लेखक फिलिप गिरार्डेट द्वारा लिखी गई एक बहुत ही शानदार किताब है जिसका नाम है नोइंग पीपल, यानी लोगों को जानना। इस किताब का वियतनामी अनुवाद बिएत ngoई के नाम से बहुत प्रसिद्ध हुआ है, जिसे फाम काओ तुंग ने अनुदित किया है। आज हम इसी किताब के पन्नों से कुछ ऐसे रहस्य निकालेंगे जो आपके जीवन को देखने का नजरिया ही बदल देंगे। जरा सोचिए, एक सेल्समैन बहुत अच्छी बातें करता है लेकिन फिर भी अपना सामान नहीं बेच पाता। वहीं दूसरा सेल्समैन बिना ज्यादा बोले ही ग्राहक का दिल जीत लेता है और सामान बेच देता है। एक इंजीनियर अपने काम में बहुत होशियार है, लेकिन अपने नीचे काम करने वाले लोगों से काम नहीं निकलवा पाता और असफल हो जाता है। एक पति पत्नी जो दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन उनके बीच हमेशा झगड़ा रहता है। एक राजनेता जो बहुत अच्छी नीतियां बनाता है लेकिन जनता का दिल नहीं जीत पाता। इन सब के पीछे क्या कारण है? इन सब के पीछे कारण है मनोविज्ञान की समझ का न होना। फिलिप गिरार्डेट कहते हैं कि मनोविज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे सिर्फ प्रयोगशालाओं में या पागलों के अस्पतालों में ही इस्तेमाल किया जाए। यह एक व्यावहारिक विज्ञान है जिसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेखक बताते हैं कि हर इंसान के अंदर मुख्य रूप से दो तरह के व्यक्तित्व होते हैं। पहला होता है जन्मजात व्यक्तित्व और दूसरा होता है अर्जित व्यक्तित्व। जब हम पैदा होते हैं तो हम अपने माता पिता और पूर्वजों से कुछ गुण लेकर आते हैं। ये गुण हमारे अंदर गहराई तक बसे होते हैं और जीवन भर नहीं बदलते। इसे हमारा जन्मजात व्यक्तित्व कहते हैं। यह बिल्कुल एक खाली कैनवास और रंगों की तरह है जो हमें जन्म से मिल गए हैं। दूसरी ओर, जब हम इस दुनिया में आते हैं, स्कूल जाते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, समाज में रहते हैं, सुख दुख का अनुभव करते हैं, तो हमारे अंदर एक नया व्यक्तित्व आकार लेने लगता है, जिसे अर्जित व्यक्तित्व कहा जाता है। यह अर्जित व्यक्तित्व हमारे जन्मजात व्यक्तित्व के ऊपर एक नकाब की तरह काम करता है। जो बातें हम समाज से सीखते हैं, जो आदतें हम डालते हैं, वे सब इस अर्जित व्यक्तित्व का हिस्सा हैं। अब सवाल यह उठता है कि यह जन्मजात व्यक्तित्व किन चीजों से मिलकर बनता है। डेलमास और मार्सेल बोल जैसे मनोवैज्ञानिकों ने बहुत शोध के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि हमारे जन्मजात व्यक्तित्व के 8 मुख्य तत्व होते हैं। इनमें से 5 तत्व हमारी भावनाओं और कार्यों से जुड़े होते हैं, जिन्हें हम स्वभाव कहते हैं, और 3 तत्व हमारी बुद्धि से जुड़े होते हैं। आइए पहले उन 5 भावनात्मक तत्वों की बात करते हैं। पहला तत्व है इच्छा या महत्वाकांक्षा। दोस्तों, इच्छा कोई बुरी चीज नहीं है।
यही वह ताकत है जो हमें सुबह बिस्तर से उठने और कुछ हासिल करने के लिए प्रेरित करती है। कुछ लोगों में यह इच्छा बहुत ज्यादा होती है, वे हमेशा पैसा, नाम या शोहरत कमाना चाहते हैं। जबकि कुछ लोग बहुत कम इच्छा रखते हैं और जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहते हैं। दूसरा तत्व है दयालुता या परोपकार की भावना। यह हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति रखने, दूसरों का दुख समझने और उनकी मदद करने की प्रेरणा देती है। जिन लोगों में यह गुण ज्यादा होता है वे बहुत ही निस्वार्थ होते हैं, और जिनमें यह कम होता है वे क्रूर या स्वार्थी हो सकते हैं। तीसरा तत्व है मिलनसारिता या सामाजिकता। यह वह गुण है जो हमें दूसरों के साथ जुड़ने, बातचीत करने और समाज में अपनी जगह बनाने में मदद करता है। जिन लोगों में यह गुण ज्यादा होता है वे पार्टियों में जाना, नए दोस्त बनाना और दिखावा करना बहुत पसंद करते हैं, जबकि जिनमें यह कम होता है वे अकेले रहना पसंद करते हैं। वे स्पष्टवादी और कभी कभी रूखे भी हो सकते हैं। चौथा तत्व है सक्रियता यानी काम करने की ऊर्जा। आपने देखा होगा कि कुछ लोग शारीरिक रूप से कमजोर होने के बावजूद हमेशा काम में लगे रहते हैं। उनमें एक अजीब सी फुर्ती होती है। वे एक जगह टिक कर बैठ नहीं सकते। वहीं कुछ लोग हट्टे-कट्टे होने के बावजूद आलसी होते हैं। उन्हें हर काम बोझ लगता है। यह सब इसी सक्रियता वाले तत्व का खेल है। और पांचवां तत्व है भावुकता। यह हमारी वह क्षमता है जिससे हम बाहरी दुनिया की घटनाओं पर प्रतिक्रिया देते हैं। कुछ लोग छोटी सी बात पर रोने लगते हैं, बहुत जल्दी डर जाते हैं या बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उनकी भावुकता का स्तर बहुत ऊंचा होता है। वे हर चीज को दिल पर ले लेते हैं। वहीं कुछ लोग बहुत शांत रहते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं आती। उन्हें हम ठंडे दिमाग वाला या भावहीन कह सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो थे हमारे स्वभाव के 5 तत्व: इच्छा, दयालुता, मिलनसारिता, सक्रियता और भावुकता। अब बात करते हैं उन 3 तत्वों की जो हमारी बुद्धि का निर्माण करते हैं। इनमें पहला है स्मृति यानी याददाश्त। यह हमारा वह गोदाम है जहां हम अपने सारे अनुभवों, चेहरों, रास्तों और बातों को जमा करके रखते हैं। एक अच्छी याददाश्त बहुत काम की चीज है, लेकिन सिर्फ याददाश्त अच्छी होने से कोई बुद्धिमान नहीं बन जाता। दूसरा तत्व है कल्पना। यह वह शक्ति है जो हमारी यादों को मिलाकर कुछ नया बनाती है। एक कलाकार, एक लेखक, एक इंजीनियर या एक आविष्कारक के लिए कल्पना बहुत जरूरी है। जो लोग भविष्य की योजनाएं बनाते हैं उनमें कल्पना शक्ति बहुत अधिक होती है। लेकिन दोस्तों, इन सब में जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा तत्व है वह है हमारी निर्णय क्षमता या परखने की शक्ति। यह हमारी बुद्धि का राजा है। यह हमारी कल्पनाओं और यादों को तौलता है, सही गलत का फैसला करता है और हमें सही कदम उठाने में मदद करता है। अगर किसी इंसान में निर्णय क्षमता नहीं है तो उसकी तेज याददाश्त या बहुत बड़ी कल्पना शक्ति भी उसे सफलता नहीं दिला सकती। अक्सर हम देखते हैं कि बहुत पढ़े लिखे लोग भी जीवन में असफल हो जाते हैं, क्योंकि उनमें सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती। वे किताबी ज्ञान तो रखते हैं, लेकिन व्यावहारिक दुनिया में मात खा जाते हैं। लेखक हमें बताते हैं कि अगर आप किसी इंसान को समझना चाहते हैं तो आपको उसके इन 8 तत्वों के मिश्रण को समझना होगा। हर इंसान में इन तत्वों की मात्रा अलग अलग होती है और इसी वजह से हर इंसान दूसरे से अलग होता है। लेकिन
क्या आपने कभी सोचा है कि हम इन तत्वों को कैसे पहचान सकते हैं? इसके लिए लेखक ने पागलों या मानसिक रूप से बीमार लोगों का उदाहरण दिया है। घबराइए नहीं, लेखक का कहना है कि जो मानसिक बीमारियां होती हैं वे असल में हमारे इन्हीं सामान्य तत्वों का बहुत ज्यादा बढ़ जाना या बिल्कुल खत्म हो जाना ही होती हैं। जैसे अगर किसी इंसान में इच्छा और महत्वाकांक्षा हद से ज्यादा बढ़ जाए और निर्णय क्षमता खत्म हो जाए तो वह पैरानोया या व्यामोह का शिकार हो जाता है। वह खुद को राजा या भगवान समझने लगता है। उसे लगता है कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ साजिश रच रही है। अगर किसी में दयालुता बिल्कुल खत्म हो जाए तो वह क्रूर और हिंसक बन जाता है। वह बिना किसी कारण के दूसरों को नुकसान पहुंचाने लगता है। अगर मिलनसारिता और दिखावे की भावना बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो इंसान पैथोलॉजिकल झूठा या मिथ्योन्मादी बन जाता है। वह हमेशा अपने बारे में झूठी कहानियां गढ़ता रहता है, खुद को बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश करता है। अगर भावुकता बहुत ज्यादा हो जाए तो इंसान हमेशा डरा रहता है, छोटी छोटी बातों पर घबरा जाता है और हमेशा अवसाद में रहता है। इन मानसिक बीमारियों को देखकर मनोवैज्ञानिकों ने यह समझा कि एक सामान्य इंसान के अंदर भी यही सब गुण होते हैं, बस वे एक संतुलन में होते हैं। एक तरह से मानसिक बीमारियां एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करती हैं जो इंसान के मूल तत्वों को बड़ा करके दिखाती हैं। अब दोस्तों, आइए समझते हैं कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है। कोई भी विचार हमारे काम में कैसे बदलता है। लेखक ने इसे मनोवैज्ञानिक चक्र का नाम दिया है। जब भी हमारे सामने कोई घटना घटती है तो सबसे पहले हमारी इंद्रियां उसे ग्रहण करती हैं। मान लीजिए आप सड़क पर जा रहे हैं और अचानक दो कारों के टकराने की जोर की आवाज आती है। सबसे पहले आपके कानों ने उस आवाज को सुना और आंखों ने एक्सीडेंट को देखा। इसे प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। इसके तुरंत बाद 1 सेकंड के 100वें हिस्से में आपके अंदर एक भावना पैदा होती है और आपका शरीर प्रतिक्रिया करता है। आप चौंक जाते हैं। आपका चेहरा पीला पड़ सकता है या दिल की धड़कन तेज हो जाती है। इसके बाद आपकी कल्पना शक्ति काम करना शुरू करती है। आप अपनी याददाश्त से पुरानी दुर्घटनाओं की तस्वीरें निकालते हैं, खून, चोट और दर्द के बारे में सोचने लगते हैं। इस कल्पना से आपके अंदर डर या घबराहट की भावना पैदा होती है। फिर तुरंत आपकी निर्णय क्षमता बीच में आती है। वह स्थिति का आकलन करती है कि क्या वास्तव में कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है या सिर्फ गाड़ियां टकराई हैं। और अंत में आप एक निर्णय लेते हैं और कोई काम करते हैं, जैसे कि आप घायलों की मदद के लिए दौड़ते हैं या एम्बुलेंस को फोन करते हैं। यह पूरा चक्र इतनी तेजी से चलता है कि हमें पता भी नहीं चलता। लेखक एक और उदाहरण देते हैं। मान लीजिए एक पिता समुद्र के किनारे खड़ा है और वह देखता है कि एक जवान लड़का डूब रहा है और उसके माता पिता रो रहे हैं। सबसे पहले वह इसे देखता है। फिर वह कल्पना करता है कि अगर उसकी जगह उसका अपना बेटा होता तो क्या होता। इस कल्पना से उसे बहुत डर लगता है और फिर उसकी निर्णय क्षमता उसे बताती है कि यह एक भयानक हादसा है। यह मनोवैज्ञानिक चक्र हमें बताता है कि हम कैसे सोचते हैं और कैसे काम करते हैं। अब बात करते हैं कि इस मनोविज्ञान का हमारी असली जिंदगी में क्या उपयोग है। सबसे पहले लेते हैं दोस्ती और शादी को। अक्सर लोग कहते हैं कि समान विचारों वाले लोगों में अच्छी दोस्ती या शादी होती है।
लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि ऐसा हमेशा नहीं होता। अगर दो लोग एक जैसे हैं, मान लीजिए दोनों ही बहुत बातूनी और मिलनसार हैं, या दोनों ही बहुत आलसी हैं, या दोनों ही बहुत खर्चीले हैं, तो उनका एक साथ रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक अच्छी शादी या जोड़ी वह होती है जो एक दूसरे की कमियों को पूरा करे। जैसे अगर पति बहुत ज्यादा भावुक और जल्दी गुस्सा होने वाला है, तो पत्नी का शांत और समझदार होना बहुत जरूरी है ताकि वह उसे संभाल सके। अगर एक व्यक्ति बहुत खर्चीला है, तो दूसरे का थोड़ा बचत करने वाला होना जरूरी है। अगर एक बहुत ज्यादा काम करने वाला है, तो दूसरा उसे थोड़ा आराम करने की अहमियत समझा सके। लेकिन इन सब के बीच एक चीज जो दोनों में होनी चाहिए, वह है दयालुता और एक दूसरे को समझने की इच्छा। इसके बिना कोई भी रिश्ता नहीं चल सकता। पति पत्नी के बीच जलन या शक एक बहुत बड़ी बीमारी है। लेखक कहते हैं कि जलन असल में असुरक्षा की भावना, बहुत ज्यादा कल्पना और निर्णय क्षमता की कमी का परिणाम है। एक व्यक्ति जो बहुत ज्यादा कल्पना करता है, वह बिना किसी सबूत के ही अपने साथी पर शक करने लगता है और अपनी ही बनाई हुई कहानियों में उलझकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेता है। एक समझदार और अच्छी निर्णय क्षमता वाला व्यक्ति कभी भी बिना सोचे समझे शक नहीं करेगा। अब इसे व्यापार और नौकरी के क्षेत्र में देखते हैं। जब कोई मालिक किसी कर्मचारी को काम पर रखता है, तो वह अक्सर सिर्फ उसकी डिग्री या उसका अनुभव देखता है। लेकिन एक सफल बिजनेस के लिए कर्मचारी के मनोविज्ञान को समझना बहुत जरूरी है। मान लीजिए आपको एक सेल्समैन रखना है। एक अच्छा सेल्समैन वह होता है जिसमें काम करने की बहुत ऊर्जा हो, जो मिलनसार हो, लेकिन साथ ही वह इतना भावुक ना हो कि ग्राहक के मना करने पर निराश हो जाए। उसमें कल्पना होनी चाहिए ताकि वह ग्राहक को लुभा सके, लेकिन निर्णय क्षमता बहुत ज्यादा होना जरूरी नहीं है। इसके विपरीत, अगर आपको एक अकाउंटेंट या हिसाब किताब रखने वाला व्यक्ति चाहिए, तो वह ऐसा होना चाहिए जो बहुत शांत हो, जिसकी याददाश्त अच्छी हो, जो बहुत ही व्यवस्थित हो और जो बहुत ज्यादा कल्पनाशील ना हो, क्योंकि खातों में कल्पना की कोई जगह नहीं होती। वहां तो सिर्फ सटीकता चाहिए। अगर आप एक बहुत भावुक इंसान को मशीनें चलाने का काम दे देंगे, तो वह घबराकर दुर्घटना कर सकता है। इसलिए सही व्यक्ति को सही जगह पर रखना ही सबसे बड़ी कला है। दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि कुछ लोग चेहरा देखकर या लिखावट देखकर इंसान का स्वभाव बता देते हैं। फिलिप गिरार्डेट ने अपनी किताब में इन दावों की बहुत कड़ी आलोचना की है। वे कहते हैं कि चेहरा पढ़ना, जिसे मुखाकृति विज्ञान कहते हैं, या हस्तलेख विज्ञान यानी ग्राफोलॉजी, ये सब पूरी तरह से सटीक नहीं हो सकते। यह सच है कि कुछ बीमारियां हमारे चेहरे पर झलकती हैं, जैसे थकावट, पीलिया या हृदय रोग। लेकिन किसी की नाक लंबी है या होंठ पतले हैं या माथा चौड़ा है, इससे यह तय नहीं होता कि वह इंसान चालाक है या ईमानदार। दुनिया में ऐसे कई खतरनाक अपराधी हुए हैं जिनके चेहरे बहुत मासूम थे, और ऐसे कई महान और दयालु लोग हुए हैं जो दिखने में बहुत बदसूरत थे। इसी तरह लिखावट भी इंसान की थकान, उम्र या उस समय की मानसिक स्थिति के अनुसार बदलती रहती है। अगर कोई इंसान थक कर लिख रहा है, तो उसकी लिखावट नीचे की तरफ जा सकती है। इसका मतलब यह नहीं कि वह इंसान निराशावादी है। इसलिए किसी को परखने का सबसे सही तरीका यह है कि आप उसके व्यवहार को देखें, उसकी आदतों को देखें। यह देखें कि वह अपने से छोटे लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है।
वह अपना खाली समय कैसे बिताता है और मुश्किल समय में उसकी निर्णय क्षमता कैसी होती है। इसके अलावा एक बहुत ही दिलचस्प पहलू जिस पर लेखक ने प्रकाश डाला है वह है खरीदारी का मनोविज्ञान। हम कोई भी चीज क्यों खरीदते हैं? क्या हम हमेशा जरूरत की चीजें ही खरीदते हैं? बिल्कुल नहीं। ज्यादातर समय हम अपनी भावनाओं, अपनी इच्छाओं या अपने दिखावे की वजह से चीजें खरीदते हैं। एक अच्छा सेल्समैन कभी भी ग्राहक के दिमाग से नहीं खेलता। वह हमेशा उसके दिल को निशाना बनाता है। वह जानता है कि एक महिला अगर कोई बहुत महंगी ड्रेस खरीद रही है तो वह सिर्फ कपड़ा नहीं खरीद रही है, बल्कि वह उस ड्रेस से मिलने वाली तारीफ और सुंदरता का एहसास खरीद रही है। एक आदमी अगर कोई चमचमाती हुई नई कार खरीद रहा है तो वह सिर्फ एक वाहन नहीं खरीद रहा, बल्कि वह समाज में अपना रुतबा और अपनी ताकत प्रदर्शित करना चाहता है। कोई व्यक्ति इंश्योरेंस क्यों खरीदता है? क्योंकि उसे अपने परिवार की चिंता है और वह भविष्य के प्रति डरा हुआ है। इसलिए विज्ञापन हमेशा हमारी भावनाओं, हमारे डर, हमारी मिलनसारिता या हमारी महत्वाकांक्षाओं को जगाने का काम करते हैं। अगर कोई सेल्समैन सिर्फ लॉजिक और तर्क से सामान बेचना चाहेगा तो वह कभी सफल नहीं होगा। उसे ग्राहक के अंदर छिपी हुई उस मनोवैज्ञानिक कमी या इच्छा को पहचानना होगा। अब बात करते हैं कि क्या हम अपने व्यक्तित्व को बदल सकते हैं। जैसा कि हमने पहले कहा, जन्मजात व्यक्तित्व नहीं बदलता, लेकिन हम अपने अर्जित व्यक्तित्व को सुधार सकते हैं। शिक्षा, संस्कार और अनुभव से हम अपनी कमियों को छिपाना और अपनी ताकतों को बढ़ाना सीख सकते हैं। अगर हम जानते हैं कि हम बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं तो हम अपनी निर्णय क्षमता का इस्तेमाल करके उस गुस्से को काबू करना सीख सकते हैं। अगर हमें पता है कि हमारी याददाश्त कमजोर है तो हम डायरी में चीजें नोट करने की आदत डाल सकते हैं। यही शिक्षा का असली मतलब है। जो लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं उन्हें भी सावधान रहना चाहिए। कभी कभी बहुत ज्यादा बुद्धिमानी इंसान को अहंकारी बना देती है और वह दूसरों की छोटी छोटी गलतियों को समझ नहीं पाता। वह यह मान लेता है कि दुनिया के सभी लोग उसी की तरह सोचते हैं, जो कि व्यापार और रिश्तों में एक बहुत बड़ी भूल है। अब दोस्तों, पॉडकास्ट के इस अंतिम पड़ाव में हम बात करेंगे मानसिक स्वास्थ्य, थकान और खुशी के बारे में। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां हम मशीनों की तरह काम कर रहे हैं, हमारा दिमाग बहुत जल्दी थक जाता है। शारीरिक थकान तो नींद से मिट जाती है, लेकिन मानसिक थकान को मिटाना इतना आसान नहीं है। जब हम लगातार दिमागी काम करते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम थकने लगता है। लेखक सलाह देते हैं कि हर इंसान को अपने मुख्य काम के अलावा कोई ना कोई ऐसा शौक या बाईं बाह का काम जरूर रखना चाहिए जो उसे मानसिक शांति दे। चाहे वह बागवानी हो, संगीत सुनना हो, पेंटिंग करना हो, डाक टिकट इकट्ठा करना हो या कोई खेल खेलना हो। जब आप अपने ऑफिस से बाहर निकलें तो अपनी सारी चिंताओं को वहीं छोड़ आएं। यह कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल। फिर भी अगर आप अपनी निर्णय क्षमता का सही इस्तेमाल करेंगे तो आप यह कर सकते हैं। लेखक बताते हैं कि नींद हमारे शरीर के लिए कितनी जरूरी है। अगर हम काम के बारे में सोचते सोचते सोएंगे तो हमारी नींद कभी पूरी नहीं होगी। हमें बिस्तर पर जाते ही अपने दिमाग को खाली करना सीखना होगा। इसके अलावा अच्छी नींद, सही खानपान और शारीरिक व्यायाम हमारे नर्वस सिस्टम को मजबूत बनाते हैं।
शराब, सिगरेट या ड्रग्स जैसी चीजें कुछ पल के लिए तो शांति दे सकती हैं, लेकिन लंबे समय में ये हमारे नर्वस सिस्टम को पूरी तरह तबाह कर देती हैं। खासकर वो लोग जो बहुत भावुक होते हैं, वे जल्दी इन चीजों की गिरफ्त में आ जाते हैं और अपना पूरा जीवन बर्बाद कर लेते हैं। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हमारा दिमाग भी सकारात्मक तरीके से काम करेगा और हम छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होंगे। जिंदगी में सफलता केवल किस्मत या भाग्य पर निर्भर नहीं करती। भाग्य केवल अवसरों का नाम है। असली सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम उन अवसरों को अपनी निर्णय क्षमता और अपनी सक्रियता से कैसे पकड़ते हैं। हम अपनी जन्मजात प्रवृत्तियों को तो नहीं बदल सकते, लेकिन शिक्षा, अनुभव और आत्मनियंत्रण के माध्यम से हम उन्हें सही दिशा जरूर दे सकते हैं। हमें अंधविश्वासों, ज्योतिष या शकुन जैसी चीजों पर विश्वास करने के बजाय अपने कर्म और अपनी समझ पर भरोसा करना चाहिए। अंत में फिलिप गिरार्डेट हमें याद दिलाते हैं कि काम करना कोई सजा नहीं है, बल्कि यह खुशी पाने का एक तरीका है। अगर हम ऐसा काम करें जो हमारे स्वभाव से मेल खाता हो, तो काम हमें कभी थकाएगा नहीं। लेकिन अगर हम सिर्फ पैसे या मजबूरी के लिए गलत काम चुन लें, तो जीवन एक नर्क बन जाता है। इसलिए खुद को पहचानना सबसे जरूरी है। तो दोस्तों, फिलिप गिरार्डेट की किताब नोइंग पीपल का यह सफर हमें यह सिखाता है कि अगर हम खुद को और दूसरों को मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखना शुरू कर दें, तो हमारी जिंदगी की बहुत सारी मुश्किलें खुद ब खुद हल हो जाएंगी। हम बेहतर फैसले ले पाएंगे, बेहतर रिश्ते बना पाएंगे, अपने व्यापार में ज्यादा सफल हो पाएंगे और एक ज्यादा खुशहाल और संतुष्ट जीवन जी पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का यह एपिसोड बहुत पसंद आया होगा और आपने इंसान के स्वभाव के बारे में, उसके मनोविज्ञान के बारे में बहुत कुछ नया सीखा होगा। यह ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने का प्रयास करें। अगली बार जब आप किसी से मिलें, तो उसके सिर्फ बाहरी रूप को ना देखें, बल्कि उसके शब्दों के पीछे छिपे उसके असली स्वभाव को, उसकी इच्छाओं को और उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए। अपने आसपास के लोगों को गहराई से समझने की कोशिश कीजिए और सुनते रहिए हमारा पॉडकास्ट। नमस्कार।